बच्चों देखो, हमने क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, राइट। एंड यू गॉट अ फील के क्वेश्चंस कैसे करे आते हैं, लीविंग असाइड अ फ्यू स्पेशल मिसलेनियस क्वेश्चंस रेदर वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम देख रहे हैं कि बंदा इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। अब हमने उस इक्वेशन के अंदर छेड़छाड़ कर दी, या तो रिएक्टेंट को छेड़ दिया, या प्रोडक्ट को छेड़ दिया, या प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम को छेड़ दिया। अब रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगी, तो किस डायरेक्शन में जाएगी टू अटेन इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो लेट अस सी फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। मतलब बंदा इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी बैठा है, अब हमने इक्विलिब्रियम पे बैठे हुए बंदे को छेड़ दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं बंदा आगे जाएगा या पीछे जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी ड्यू टू दैट चेंज। तो उसके लिए हमारे पास होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी चीज बोल रहा होता है ये, जो भी तुम चेंज लाए हो उस चेंज को काउंटरएक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो चेंज काउंटरएक्ट हो सके। क्लियर है गाइस, रिवर्स हो सके, काउंटरएक्ट हो सके, यू गेट द आइडिया, हाँ है ना। तो लिख देता हूं मैं, एनी चेंज इन कंडीशंस ऑफ सिस्टम will cause it to move in that direction in that direction लिख लो, to counteract effect of change। जो भी चेंज लाए हैं उसको काउंटरएक्ट करने की कोशिश करेगा वो, रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगी, या काइंड ऑफ यस, मतलब जो भी चेंज लेके आए उस चेंज को रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले पे आते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया। रिएक्शन देखो, ये लिया हमने, गाइस अगर हम NH3 और ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे NH3 कम हो रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब हमने ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी NH3 भी प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। अब हमने NH3 और डाल दिया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगी जहां पे NH3 कम हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एज यू कैन सी। हाँ या ना? अगर तुम NH3 ऐड करते हो तो तुम्हारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। हाँ या ना? अगर तुमने रिमूव कर दिया N2 को, हम कहेंगे N2 कम हो गया, वो N2 बढ़ाना चाहेगा, बढ़ेगा किस डायरेक्शन में? अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां तो कोई डाउट गाइस? एक और चीज, यार ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं, इसको तुम Q और K इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकते हो। ऐसे समझो, अगर तुमने NH3 डाला, पहले वाले केस की बात करते हैं, अभी Q K इक्विलिब्रियम के बराबर था क्योंकि इक्विलिब्रियम पे थी रिएक्शन, तो Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब तुमने क्या किया, NH3 बढ़ा दिया, तो Q की वैल्यू, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? K इक्विलिब्रियम से अब कम हो जाएगी। तो अब वो Q को K इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, तुम्हें पता है Q अगर लेस देन K इक्विलिब्रियम होता है, Q की वैल्यू बढ़ती है टू अचीव K इक्विलिब्रियम, और बढ़ने का मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, हाँ है ना। Q लेस देन K इक्विलिब्रियम होता है तो Q की वैल्यू बढ़ रही होती है, बेसिकली तुम्हारा रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट अगेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। क्लियर हो गई ये चीज? नहीं होगी तो इसको तुम रिलेट कर सकते हो Q और K इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से।
अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन लेते हैं। CaCO3 सॉलिड लिया मैंने, गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मुझे बताओ बच्चों, यहां पे मैं CaCO3 की अमाउंट बढ़ाता हूं, कुछ होएगा क्या? रिलेट करो Q के एक्सप्रेशन से, के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से। यार वहां पे तो सिर्फ तुम्हारा क्या आ रहा होता था, प्रेशर ऑफ CO2 आएगा, राइट, इनटू 1/1। आई मीन डू यू रियलाइज ओवर हेयर, जो भी चीज अफेक्ट करने वाली है वो तुम्हारा CO2 के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब CO2 की अमाउंट तुम कम कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, CO2 की अमाउंट बढ़ा दोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी था, अगर CO2 का प्रेशर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, CO2 का प्रेशर कम कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी टू इंक्रीज द प्रेशर। और जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे दैट इज इक्वल टू Kp। अगर तुम एक्सप्रेशन से देखो तो Kp इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ CO2 इनटू 1/1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? फॉरवर्ड डायरेक्शन CaCO3 गिविंग CO2 1। हाँ बेटा, तो उल्टा तो नहीं जाएगा? नहीं फॉरवर्ड यही है, फॉरवर्ड का मतलब है CaCO3 गिविंग CO प्लस CO2। चाहे रिएक्शन सिस्टम में प्रोडक्ट सिस्टम नहीं मतलब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में तो फॉरवर्ड वही हो गया, रिएक्शन गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई कि यहाँ पे इसकी अमाउंट एंड इसकी अमाउंट इज नॉट डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमारा Kp क्या होता है, Kp इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ CO2। अगर ये 10 है और तुमने प्रेशर को डिक्रीज करके 5 कर दिया तो ये क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। मतलब प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब एक तरीके से अमाउंट डिक्रीज कर दिया हमने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये क्या करेगा, दिस विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये Q की वैल्यू अब आ चुकी है 5, ये वैल्यू बढ़ेगी टिल इट रीचेस 10। रिएक्शन कहां जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड, ठीक है। Q की वैल्यू अगर हमने 15 कर दी तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब तुम्हारा CO2 एंड CO विल कंबाइन टू गिव अस CaCO3। ये कर द आइडिया, हाँ है ना बच्चों? कि जो सॉलिड है उसमें ये मत कह देना कि सर CaCO3 की अमाउंट हमने बढ़ा दी अब रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए, नहीं। यू लुक एट द एक्सप्रेशन एंड यू रियलाइज कि सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स में हमारा उनकी एक्टिविटी हम 1 उठा रहे होते हैं, तो दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर कंसिडरिंग द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फाइन गाइस, ये हमारा हो गया। तो Q पहले के इक्विलिब्रियम के बराबर था, जब तुमने चेंज लेके आए तो Q की वैल्यू Q डैश हो गई। जैसे हमने NH3 की अमाउंट बढ़ाई तो अब ये जो Q डैश है वो तुम्हारा लेस देन के इक्विलिब्रियम है, हाँ है ना? जैसे तुमने NH3 वाला केस देखो, फर्स्ट केस जिसमें तुम्हारा NH3 हमने और डाला था, तो पहले Q के इक्विलिब्रियम के बराबर था, अब Q की वैल्यू Q डैश हो गई, Q डैश इज लेस देन के इक्विलिब्रियम। तो अब ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा सो दैट इट अगेन रीचेस के इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कहां जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड। गुड। दूसरे बात है, सेकंड, ये था जब तुमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाल दिया रिएक्शन के अंदर। अब आते हैं चेंज इन प्रेशर। गाइस रिएक्शन वही लेते हैं, 2NH3 गिविंग N2 + 3H2। अच्छा गाइस एक काम करते हैं, एक और केस ले लेते हैं ऊपर में ही, 2HI गिविंग H2 + I2। ये भी ले लेते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा, इसके लिए जगह तो है नहीं। अगर यहाँ पे मैं I2 की कंसंट्रेशन कम कर देता हूँ या I2 की अमाउंट हटा देता हूँ तो रिएक्शन कहां जाएगी, हाँ फॉरवर्ड जाएगी। गुड, दैट्स इट। अब आते हैं प्रेशर पे बच्चों, चेंज इन प्रेशर गाइस। भाई हम कहेंगे पहली चीज PV = NRT होता, हाँ है ना? मतलब यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ओके गाइस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, राइट? गुड। तो अगर मैंने इंक्रीज कर दिया प्रेशर के अंदर, मतलब अभी इक्विलिब्रियम पे था, अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो गाइस प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो। और प्रेशर कम कब होगा, जब मोल्स कम होंगे। अब मुझे बताओ किस डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं, बताओ मुझे। बैकवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड में 2 मोल थे तुम्हारे, 4 मोल गैस बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
कोई डाउट यहां तक गाइस? अगर मैं डिक्रीज करता हूं प्रेशर के अंदर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, तो कहां जाएगी? मोल बढ़ाना चाहेगा, ये प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर का मतलब मोल बढ़ाना चाहेगा, फॉरवर्ड जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट गाइस? गुड। ये तुम मुझसे भी रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? CaCO3 गिविंग CO प्लस CO2। अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? प्रेशर बढ़ाने का मतलब है अब ये मोल्स ऑफ गैस कम करना चाहेगा। मोल्स ऑफ गैस बच्चों इंपॉर्टेंट है, गैस की बात करें हम यहां, तो ये बैकवर्ड जाएगा, हाँ है ना? प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन बच्चों, हाँ है ना? प्रेशर कम करने के लिए आप मोल, प्रेशर कम कैसे होंगे? मोल्स कम करने के लिए इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। What will happen in the case of 2HI giving H2 and I2? यहां पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया। I mean, you can automatically relate there is going to be no effect. हाँ या ना? भाई तुम्हारा मतलब यहाँ पे प्रेशर, अगर तुम केपी का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हो तो तुम देखते हो उसमें प्रेशर की टर्म ही नहीं आती, डेल्टा एनजी 0 है, हाँ है ना? जब तुम एक्सप्रेशन बनाते हो देयर इज नो प्रेशर टर्म, तो तुम रियलाइज करोगे अगर तुम प्रेशर को चेंज कर रहे हो, क्यू अगर के इक्विलिब्रियम के बराबर था तो अब क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यू इज स्टिल इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, हाँ है ना? वो अब भी इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन जी इज 0। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। एक काम करते हैं, वो वाला केस एक बार मैं फिर से लेता हूं। 2NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूं अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं उसके ऊपर कि हाउ डू यू रिलेट, मतलब ये तो मैंने प्रिंसिपल के हिसाब से बता दिया, अदरवाइज भी तुम्हें रिलेट कर जाना चाहिए। ये पी का एक्सप्रेशन देखो बच्चों, ये क्या आएगा? ये मैं मोल ले रहा हूं गाइस, मतलब मैंने लिखा है इस टाइप के ब्रैकेट में, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पे मैं मोल्स की बात कर रहा हूं, और नीचे V² आएगा, तो इसको एक काम करते हैं, नीचे लेते हैं हम एन टोटल का होल स्क्वायर और यहाँ पे लेते हैं PT का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ये अभी Q वॉज इक्वल टू KP, प्रेशर बढ़ा दिया हमने, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी प्रेशर बढ़ाने पे? अभी Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, दिस वॉज Q बेसिकली एंड इट वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम बच्चों। अभी हमारा Q की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? अब Q बढ़ गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी के इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए? Q इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, हाँ या ना? बोलो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? अभी हमने जब प्रेशर इंक्रीज किया तो Q की वैल्यू Q डैश हो गई, Q डैश इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, और हमारा इट विल डिक्रीज इट्स वैल्यू एंड ट्राई टू अचीव दैट के इक्विलिब्रियम अगेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड इफेक्ट, थर्ड चीज जिसका इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, चेंज इन वॉल्यूम। हाँ बेटा, अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं तुम्हें एक काम की चीज जरूर बता दूं कि तुम्हारे पास एक होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज हो जाना, मतलब जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तब तक तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम, राइट? टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है, मतलब एक तो हो गया कि इक्विलिब्रियम, तुम्हारा इक्विलिब्रियम का जो के इक्विलिब्रियम है वो तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा होता है? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन अगर कोई कहता है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है, वो यार वो तो बहुत चीजों पे डिपेंड करी होती है, वो तो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। अभी हमने देखा नहीं था कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चली गई, तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है, अगर तुम उसमें प्रेशर चेंज करते हो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी या मोल्स होंगे दे आर गोइंग टू चेंज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन द स्टेटमेंट्स।
कि स्टेटमेंट में तुम्हें के इक्विलिब्रियम की बात करी गई है या इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है उसकी बात करी गई है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन का। कंसंट्रेशन बहुत चीजों पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, बट योर इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो भी वैल्यूज होंगी दे आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम गाइस। तो बच्चों ऐसे मान के चलो रिएक्शन लेते हैं NH3 गिविंग N2 + 3H2। मैं मान के चल रहा हूं इस टाइप के, एक जिसमें डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0 है, एक में जिसमें डेल्टा Ng 0 है, एक में तुम्हारे जिसमें सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है, उससे तुम्हारे मोर और लेस सारे केसेस कवर हो जाते हैं उस टाइप के। तो उन्हीं को मैं मोस्टली लेके चल रहा हूं। अब हमें ये दे रखा है बच्चों NH3, ओ यार 2NH3 गिविंग N2 + 3H2, मैंने यहाँ पे 2 डाला था राइट। बच्चों हम कहेंगे सपोजिंग तुमने वॉल्यूम चेंज कर दी, तो वॉल्यूम को तुम रिलेट करो कंसंट्रेशन से। बच्चों कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम, हाँ है ना? होता है नहीं होता है? राइट, कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। अब अगर तुमने बाई चांस वॉल्यूम बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो गई नहीं, मतलब मोल्स कम नहीं हुए, वॉल्यूम बढ़ गई तो कंसंट्रेशन कम हो गई, राइट। कंसंट्रेशन, ये हम जर्नल की बात करें, वी आर नॉट इन पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट NH3 या N2H2, हम जर्नल कह रहे हैं, जर्नल कंसंट्रेशन तुम्हारी कम हो गई जैसे तुमने वॉल्यूम बढ़ाई। अब ये कहेगा नहीं मुझे कंसंट्रेशन सेम करनी है, तो ये क्या करेगा? ये मोल्स बढ़ाएगा। तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, हम मोल्स बढ़ाते। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड, सो दैट इज हाउ वी कंक्लूड, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज इन वॉल्यूम करता हूं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है तुम्हारा कंसंट्रेशन कम कर देना, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। गुड, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब अगर मैं वो केस लेता तुम्हारा क्या, CaCO3 गिविंग CO + CO2, CO सॉलिड + CO2, बच्चों इसमें हमने वॉल्यूम बढ़ा दी तो क्या होगा? किस डायरेक्शन में जाएगा? खुद से रिलेट करके बताओ। फॉरवर्ड जाएगा, बिल्कुल। अभी बताता हूं बेटा, वॉल्यूम बढ़ाई तुम्हारी कंसंट्रेशन, अब बेटा जो सॉलिड है उनको तो भूल जाओ, दे आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। हम कहेंगे वॉल्यूम बढ़ाई तो तुम्हारी कंसंट्रेशन कम हो गई। अभी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहा है, कंसंट्रेशन में जो हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन में, हम सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे होते, लिक्विड्स की बात नहीं कर रहे होते, वी टॉक अबाउट गैसेस। तो जिसमें गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं ये उस डायरेक्शन में जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। वॉल्यूम बढ़ाई, कंसंट्रेशन कम हुई, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, डेल्टा Ng की बात करी जा रही है। तो गाइस अगर हमारे पास H2 + I2 गिविंग 2HI या 2HI गिविंग H2 + I2 होता, उसमें कहां पे जाता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम करेंगे, कहां मरेगा ये जाके? कहीं नहीं जाएगा, नो इफेक्ट, हाँ है ना? तुम रियलाइज करोगे इनके के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की टर्म भी नहीं आ रही होती, हाँ है ना? राइट। अब आते हैं वापस टू 2NH3 गिविंग N2 + 3H2। ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं ये तुम्हें टेम्परेचर के बाद पता चलेगा कि बार बार मैं इस एक्सप्रेशन को क्यों बता रहा हूं। हम कहेंगे, होल्ड ऑन गाइस जस्ट अ सेक, हाँ बेटा क्या क्या ये एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो? हाँ ओके बेटा, यहाँ पे मतलब जो मैंने ली चैडलर प्रिंसिपल बताया तुम्हें, ली चैडलर प्रिंसिपल क्या कर रहा होता है, एक जनरल आइडिया उसने दे दिया कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता रहा है, लेकिन अब हम उसको
क्यू और के इक्विलिब्रियम की टर्म्स में स्टडी करें, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग ओवर हियर। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ये एक्सप्रेशन है, अभी ये क्यू वाज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब तुमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा, अब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गई, नहीं होगी। अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है, तो इसमें तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड जारी होती है। और बैकवर्ड ये तो हो गया हमने एक्सप्रेशन से देखे कि क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम आ गया और रिएक्शन बैकवर्ड गई। नॉर्मल हमने कैसे सोचा था इसे, हमने कहा कि तुम्हारा प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करना चाहेगा बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स तुम्हारे बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, 4 से 2 बन रहे। अब समझ आ गया, एक हो गया क्यू और के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करके निकालना, और एक हो गया ऐसे निकालना, सीधा ली चल लिया प्रिंसिपल से। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोल। हाँ चेंज इन प्रेशर पे आ गए, बताओ। फर्स्ट वाला है NS3 वाला, हाँ ये रहा। P प्रोपोर्शनल N से है ना, हाँ तो P बढ़ाएंगे N भी बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने प्रेशर एक्सटर्नली बढ़ा है, हम बता रहे प्रेशर हमने बढ़ा दिया, अब हमें प्रेशर कम करना है, मतलब ये हमने एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ा दिया, एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे हमने मोल्स को टच नहीं किया है, हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, और तो एक्सटर्नली से बाहर से प्रेशर लगा के हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अब ये प्रेशर कम करना चाह रहा है, इसका कंट्रोल सिर्फ एक चीज पे है, अपने मोल्स पे। तो जो भी हम इफेक्ट डाल रहे हैं इस पे, वो अपने मोल्स को ऊपर नीचे करके उस प्रेशर इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है। कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे। करेक्ट। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमने वॉल्यूम एक्सटर्नली बढ़ा दी, कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ा दी, अब रिएक्शन कहां जाएगी, उसका कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है कि मोल्स के ऊपर है। हमने कहा वॉल्यूम बढ़ा दी, होगा लाओ मैं मोल्स बढ़ाता हूं क्योंकि कंसंट्रेशन मुझे सेम रखनी है, ऐसे समझो, ठीक है। कहां चले गए हम, ये रहा, इसमें मुझे बताना क्या था वही भूल गए, रुको। हाँ ये था हमारा, राइट। अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम केसी की बात करते हैं कि हमें वॉल्यूम का एक्सप्रेशन चाहिए, इट इज गोइंग टू बी N2 के मोल्स H2 के मोल्स का होल क्यूब बाय NH3 के मोल्स का होल स्क्वायर और वॉल्यूम स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों। अब गाइस मैंने तो बताया था वॉल्यूम बढ़ा रहे होते तो ये रिएक्शन कहां जा रही होती है गाइस, सोच के बताओ। फॉरवर्ड जाएगी, राइट। यहां पे वॉल्यूम बढ़ गई तो तुम्हारा अभी Q वॉज इक्वल टू KC, राइट, Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब जब तुमने वॉल्यूम बढ़ाई तो इसका Q डैश बनाई, Q डैश क्या है, के इक्विलिब्रियम से बड़ा है छोटा है, छोटा है। यहां से तुम्हें दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ाने पे Q डैश इज लेस देन के इक्विलिब्रियम, इसलिए तुम्हारा अब ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा टू अचीव द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये अच्छा है गाइस, इसका ये वाला डायग्राम बड़ा अच्छा है, N2 प्लस 3H2 गिविंग, या मैं वही लेता हूं, चलो ये लेता हूं, 3H2 गिविंग 2NH3। यार मुझे बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती या एक्सोथर्मिक होती, थोड़ा थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से रिलेट करके बताओ। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कम ऑन गाइस टेल मी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स में मास कितना है ये बताओ। एक्सो होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही होती है, कॉम्बिनेशन बना, बॉन्ड बने तो तुम्हारी एनर्जी रिलीज हुई नॉर्मली, ठीक है ना गाइस, नॉर्मली दे आर एक्सोथर्मिक, डीकंपोजिशन आर एंडोथर्मिक नॉर्मली, राइट। तो ये हमारा डेल्टा एच इसका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब समझो बच्चों, नेगेटिव का मतलब है हीट इज इवॉल्व, हीट इज रिलीज, हीट इज इवॉल्व इज बेटर टर्म, हीट इज इवॉल्व या हीट इज जनरेटेड, इवन हीट इज इवॉल्व या जनरेटेड। अब हम कहेंगे टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगी, अंडरस्टैंड करो गाइस, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब क्या है, टेम्परेचर को रिलेट करो हीट कंटेंट से, हीट क्या हो गई, और टेम्परेचर कम करोगे तो हीट कम हो गई नहीं होगी, हम जा रहे हैं हीट बढ़े, कैसे बढ़ेगी,
फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड तुम्हारी एक्सोथर्मिक है, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें तुम्हारा हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे टेम्परेचर तुमने डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब है हीट तुमने कम कर दी, हम चाहते हैं हीट बढ़े, तो बढ़ेगी कब? हीट इवॉल्व फॉरवर्ड में जाएगा, नहीं जाएगा? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? वही फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट बढ़ रही होती है, हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है हीट, हीट इज बीइंग जनरेटेड, और टेम्परेचर कम करने का मतलब है एक तरीके से ये कहना कि हमने हीट कम कर दी, अब हमें हीट इवॉल्व करनी है, तो वी विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है गाइस? और ऐसे ही अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया इसी रिएक्शन में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑलरेडी हीट बढ़ा दी, हमें हीट कम करनी है यार, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट बढ़ रही है, हमें कम करनी है, लेट अस गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिलेट कर लो गाइस कि तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जाती बैकवर्ड, ठीक है ना बच्चों? और अगर मैं, ये हमारी कैसी रिएक्शन थी? एक्सोथर्मिक। लेट अस टॉक अबाउट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। ये रिएक्शन कैसी होगी गाइस? एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा H इज पॉजिटिव। यहां पे तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कंटेंट तुमने बढ़ा दिया है, वो हीट कम करना चाह रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रही है बच्चों? एब्जॉर्ब हो रही है, इन दिस केस हीट इज एब्जॉर्ब। तो इसमें तुम्हारा इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ गाइस, बोलो। अब यहां पे देखो बच्चों क्या है यार, Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम था। अभी तक हमने डायग्राम में क्या देखा यार? Q खिसक के Q डैश बन रहा था, Q खिसक के, होल्ड ऑन गाइस जस्ट अ सेक, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग, हाँ स्टार्ट हो गई। हाँ तो गाइस अभी तक क्या था? Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, और फिर तुम्हारा Q खिसक के Q डैश बना, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू अचीव दैट K इक्विलिब्रियम। यहां पे अलग काम होते हैं बच्चों, यहां पे क्या होता है उसे देखो, हम कहेंगे यहां पे K इक्विलिब्रियम खिसक जाता है गाइस, क्योंकि हमें बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है K इक्विलिब्रियम, तो यहां पे K इक्विलिब्रियम खिसक के क्या बन गया? K इक्विलिब्रियम 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अब ये Q इस K इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश कर रहा है, गेटिंग द आइडिया और नॉट? ठीक है गाइस, यहां पे तुम्हारा K इक्विलिब्रियम खिसक गया, बाकियों में तुम्हारा Q खिसक रहा था, एंड इट वाज बिकमिंग Q डैश, हियर K इक्विलिब्रियम हैज बिकम समथिंग न्यू। अब गाइस एक चीज बताओ, इस रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी? CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2। गाइस मुझे इसमें बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जा रही थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, राइट? फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब बताओ कि तुम्हारा K इक्विलिब्रियम 1 K इक्विलिब्रियम ओल्ड से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर Q एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू अचीव दिस K इक्विलिब्रियम। Q अब ये K इक्विलिब्रियम के बराबरी थी, अब उसको ये अटेन करना है, तो जस्ट टेल मी K इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या हो गया होगा? इसमें बढ़ा होगा घटा होगा? सपोजिंग ऐसे मान के चलो पहले Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 थी, अब हम कह रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जाने का मतलब डोंट यू अंडरस्टैंड, अब K इक्विलिब्रियम तुम्हारा 20 हो गया होगा से, मतलब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अब बढ़ी है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीजेस, हाँ या ना? मतलब K इक्विलिब्रियम पहले 10 था, अब हम कह रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब K इक्विलिब्रियम की जो नई वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द ओल्ड वैल्यू, ताकि Q की वैल्यू अब नई K इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में कम है, नाउ इट इज ट्राइंग टू अचीव दैट K इक्विलिब्रियम की वैल्यू एंड
गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना बच्चों? तो गाइज मैं अब क्या करता हूं, मैं तुम्हें एक्सप्रेशन देता हूं जिससे तुम के इक्विलिब्रियम निकाल सको एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। रहता ये वाला फॉर्मूला शायद तुमने करा हुआ है बच्चों, ln K2 by K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? उन्हें लायक हो थर्मोडायनेमिक्स में था, इतना तो इसे याद है, अच्छी बात है, शुक्र है। नहीं टॉपिक टॉपिक में मैंने क्वेश्चन तो करवाए नहीं थे। एनीवे बेटा ln इज log का मतलब log टू द बेस e इज ln, इतना समझ आता है। K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H by R 1 by T1 माइनस 1 by T2। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ ये वैल्यूज क्या बता रही है। हम कहेंगे T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज K1, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2, डेल्टा H इज द हीट चेंज इन द रिएक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके के इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है, उसी रिएक्शन का डेल्टा H की हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर हमारा ये रिएक्शन है तो इसका डेल्टा H हमारा क्या था? पॉजिटिव था, राइट। अब तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा H फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा H वाज पॉजिटिव। टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट। मैं वही चीज बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी ओवर हियर कि जो मैंने अभी बताया था तुम्हें कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी, इज इट ट्रू और नॉट? होनी चाहिए ट्रू। यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। गाइस डू यू रियलाइज ये चीज पॉजिटिव होगी क्योंकि डेल्टा H इज पॉजिटिव, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। ये T1 इज लेस देन T2 और ये डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म भी पॉजिटिव आने वाली है, मतलब इज लाइक 1 by 1 minus 1 by 2, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां से K2 by K1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, हाँ है ना। और तुम्हारा अगर ये है तो तुम्हारा मतलब ln K2 by K1 is going to be positive and K2 by K1 is going to be greater than 1, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी तो 10 raised to the power some positive is going to be greater than 1, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो हमारा यहां से डू यू रियलाइज और नॉट कि K2 is going to come out greater than 1। और बाई चांस तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते, ये वैल्यू क्या आती? पॉजिटिव। डेल्टा H तुम्हारा क्या आता? नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू हो गई नेगेटिव। इन दैट केस K2 वुड हैव बीन लेस देन K1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? K2 इज लेस देन K1 मतलब तुम्हारा बेसिकली रिएक्शन अब कहां जाएगी? बैकवर्ड, जो कि हमने देखा भी था उस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है या नहीं बच्चों? ये चीज फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मुझे। और तुम्हें याद होगा जब तुम्हारे पास H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस होता था तो हमारा यहाँ पे K2 by K1 की जगह हम क्या लेते थे? योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस, हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? K2 by K1 की जगह हम क्या यूज कर रहे होते थे? P2 by P1, जो हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन थी वहां पे हम ये यूज कर रहे होते थे। मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें वो इक्वेशन तो याद हो ही गई होगी। H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, इसमें मुझे बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है बच्चों? Kp क्या बनेगा गाइस? प्रेशर ऑफ H2O गैस। तो जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले रहे हैं, ये उसकी जगह हम प्रेशर की वैल्यूज एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले सकते हैं बच्चों, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? मतलब यहाँ पे हम instead of using Kp at temperature T2 by Kp at temperature T1, we can use pressure of H2O at temperature T2 and by pressure of H2O at temperature T1, जो हमारी इक्वेशन में आ रहा होता था, हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? गुड, फेयर नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। वी आर डन विद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेट अस गो ऑन टू इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पहली चीज गाइस, अगर चीज इक्विलिब्रियम पे है तो तुम्हारा वो उसे टच ही नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता कैटलिस्ट डालने पे, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है बच्चों?
फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल अमाउंट्स। बाय इक्वल अमाउंट्स का मेरा मतलब है नॉट प्लस एक्स में फैक्टर की टर्म्स में, दोनों को बराबर फैक्टर से बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब तक तो ये याद हो गया होगा जो मैंने बताया था कि के एफ न्यू इज के डैश इंटू के एफ, के बी न्यू इज के डैश इंटू के बी, के इक्विलिब्रियम न्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ओल्ड, क्योंकि हमारा के डैश कट गया। हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। पहली चीज ये तो समझ में आ रहा है कि अगर सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, राइट? तो मैं लिखता हूं फॉर अ सिस्टम ट्राइंग टू अटेन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाह रहा है उसके लिए ये दो काम कर रहा होता है। एक मतलब दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। एक वो इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा, इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारी चेंज नहीं कर रहा होता, क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इज रिमेनिंग सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? इट डज नॉट चेंज relative amount of reactant and product in equilibrium mixture। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में उनकी जो रिलेटिव अमाउंट है वो चेंज नहीं करता, क्योंकि इक्विलिब्रियम की वैल्यू इज सेम। नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। गाइस, इनर्ट गैस का एडिशन हाउ डज इट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पे अगर तुम्हारा रिएक्शन है तो? पहली चीज गाइस, इनर्ट गैस का मतलब क्या है? डज इट रियली मीन इनर्ट और डू वी मीन इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? ऐसे समझो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वो अफेक्ट नहीं कर रहा, ना रिएक्टेंट क्या रिएक्ट कर रहा, ना प्रोडक्ट क्या रिएक्ट कर रहा, दैट इज अ इनर्ट गैस। जरूरी नहीं है कि हम इनर्ट गैसेस ही लें इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो रिएक्ट नहीं कर रहा, दैट इज अ इनर्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू देम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, 6 इसका इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पे कि तुमने इनर्ट गैस डाल दी। एग्जांपल मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, तुमने उसमें नाइट्रोजन फेंक दिया, नाइट्रोजन इज इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू PCl5 PCl3 एंड Cl2, उनका रिएक्ट नहीं करता। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस टू दैट इक्विलिब्रियम मिक्सचर? नहीं, इट डिपेंड्स कि तुम इनर्ट गैस कैसे ऐड कर रहे हो। हाँ बेटा, ओके। और ऊपर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में तुमने इनर्ट गैस ऐड कर दी तो क्या इफेक्ट होगा? तो पहले मैं तुम्हें रिजल्ट ही बता दूं, देयर इज नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो लेट मी टेल यू द रिजल्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि कंटेनर की वॉल्यूम वही रखी और तुमने इनर्ट गैस दे मारी तो देयर इज नो इफेक्ट। ओके गाइस, एंड होल्ड ऑन, दैट वाज नाइस। नहीं तो अभी जस्ट अ सेक गाइस, होल्ड ऑन। इतने नोट कर लिया नहीं कर लिया बेटा? गुड। तो अब हम क्या कह रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहले भी था, अब भी रहेगा, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जांपल लेते हैं, उससे बेटर फील आएगी। यार तुम केस ही देखते हो ना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। इट इज गोइंग टू बी NH3 की कंसेंट्रेशन मोल्स का होल स्क्वायर, मैं मोल ले रहा हूं यहाँ पे N2
H2 का होल क्यूब v स्क्वायर ऊपर आ गया। तुम्हें दिख रहा है यार इस एक्सप्रेशन में अभी Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे Q चेंज होएगा क्या? ना मोल चेंज हो रहे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ना वॉल्यूम चेंज हुई, देयर इज नो इफेक्ट, हेंस तुम्हारा Q अब भी K इक्विलिब्रियम के बराबर है, देयर इज नो। बेटे यहाँ पे हमारा ना मोल ऑफ NH3 N2H2 चेंज हुए। तुमने कोई इनर्ट गैस अगर दे मारी यहाँ पे, उसने मोल को चेंज किया, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है ये एक्सप्रेशन मैंने उसको चेंज किया नहीं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाली गई थी तो वॉल्यूम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बेसिकली हमारा दिस Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब Q की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हुई, Q इज नॉट अफेक्टेड क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन दैट इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ या ना? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब तुम के पी का एक्सप्रेशन सोचते हो तो तुम्हें लगता है यार कुछ तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। क्यों? उसको देखो, इसी में के पी का एक्सप्रेशन बनाता हूं मैं, इसी में इट इज गोइंग टू बी, दो एक्सप्रेशन बना के दूंगा मैं, प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। या फिर इसका एक और एक्सप्रेशन भी बनता है हमारा, क्या? मोल ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय मोल ऑफ N2 मोल ऑफ H2 का होल क्यूब। अब ऊपर हमारा v स्क्वायर था, उसकी जगह हम लिख सकते हैं n टोटल का होल स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं p टोटल का होल स्क्वायर। हाँ या ना? पहले इस एक्सप्रेशन को देखो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, जब तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, मतलब कोई गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मोल बढ़ेंगे तो डू यू रियलाइज प्रेशर टोटल बढ़ेगा? प्रेशर टोटल तो बढ़ेगा ना। तुम्हारे पास वही कंटेनर है, उसमें तुमने अब और गैस डाल दी तो प्रेशर बढ़ेगा। यार पी टोटल बढ़ रहा है तो हाउ इज इट कि तुम्हारा क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, के इक्विलिब्रियम से डेविएट क्यों नहीं हो रही? पी टोटल तो बढ़ गया। मतलब अगर तुम यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखो तो पी टोटल तुम्हारा बढ़ा नहीं बढ़ा बच्चों? हम कहेंगे उसी के प्रोपोर्शन में तुम्हारा एन टोटल बढ़ा है। दिस रेशियो इज गोइंग टू बी सेम, दिस रेशियो इज गोइंग टू रिमेन सेम ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? इनर्ट गैस ऐड करने पे ये जो अमाउंट है पी टोटल जिस अमाउंट में बढ़ रहा है एन टोटल उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, दैट रेशियो इज गोइंग टू रिमेन सेम गाइस। प्रेशर टोटल बढ़ गया, एन टोटल भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा है, सो दैट रेशियो इज गोइंग टू बी सेम। और तुम्हारा केपी का जो पहले क्यू वाज इक्वल टू केपी, अब भी क्यू केपी के बराबर ही होगा। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन क्यू। हाँ या ना? गुड। इसमें देखना आसान हो जाता है। क्या यहां पे तुम कहोगे प्रेशर ऑफ NH3 है, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर टोटल। बच्चे कहेंगे सर प्रेशर टोटल तुम्हारा बढ़ गया, हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन उसी अमाउंट में डिक्रीज कर गया। अगर तुम्हारा टोटल मोल बढ़ रहे तो मोल फ्रैक्शन में डिक्रीज आ रहा है, प्रेशर टोटल में इंक्रीज आ रहा है। जो प्रेशर की वैल्यू है, जो पार्शियल प्रेशर है NH3 N2 और H2 का, दैट इज गोइंग टू बी सेम। अब तुम कोई और गैस डाल दोगे, क्या हो गया? अच्छा, कोई भी गैस डाल दोगे और तो पार्शियल प्रेशर तो गैस का वही रहेगा ना बच्चों। तो वही चीज हम बात करें, पार्शियल प्रेशर में यहां पे जो पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं उससे बड़ा आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जब तुम उसे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के टर्म्स में सोचते हो तो यू फील थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार प्रेशर टोटल बढ़ रहा है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज मोल फ्रैक्शन वैसे ही प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि दैट पार्शियल प्रेशर हैज गॉट टू बी सेम। हाँ या ना? वो तो उस गैस का प्रेशर है, अगर कोई और गैस डाल रहे हो तो उसके पार्शियल प्रेशर पे फर्क तो ही ना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो ये मैंने समझाने के लिए समझा दिया, क्रक्स तो वही ठहरा तुम्हारा जो मैंने ऊपर लिख दिया, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, डन, दैट्स इट। बाकी तो सारा एक्सप्लेन करने की बात थी। अब आते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे तुमने क्या डाल दिया? इनर्ट गैस डाल दिया। अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब पीवी इक्वल टू एनआरडी तो होता ही है। प्रेशर तुमने इस बार कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब गाइस अगर तुम मोल्स बढ़ा रहे हो, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, क्या चेंज इफेक्ट आने वाला है बच्चों? वॉल्यूम बढ़ेगी। हाँ या ना? अगर तुम मोल बढ़ाओगे तो तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में मोल बढ़ रहे हैं।
वहां पे वॉल्यूम बढ़ रही है, वो कहेगा मैं मोल बढ़ाऊंगा कि आई वांट द कंसंट्रेशन टू बी सेम, या उस कंसंट्रेशन का जो भी डिक्रीज आ रहा था उस इफेक्ट को नलीफाई करने के चक्कर में इट विल ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। तो बस इसका रिजल्ट याद कर लो कि जब भी तुम इनर्ट गैस ऐड करोगे इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जिस इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज। कि वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट क्या होता है, इट विल गो इन दैट डायरेक्शन, गो इन डायरेक्शन ऑफ increase in number of moles of gas। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अब आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम पे बच्चों। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले पे आते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर बच्चों। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या आने वाला है? अब गाइस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसे H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड। यहां पे एक बेसिक चीज क्या होती है कि नॉर्मली लिख देता हूं सबसे पहले। नॉर्मली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मुझे ये बताओ वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ने वाला है? वॉल्यूम बढ़नी चाहिए या वॉल्यूम कम होनी चाहिए? सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा होती है। लिक्विड ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन सॉलिड, तो वॉल्यूम बढ़ रही होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मली। अभी जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना गाइस, ये समझने में टाइम लग रहा है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो बहुत बेसिक आ रहे होते हैं। मतलब यू विल रियलाइज इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही पैटर्न पे हैं, फटाफट हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, तो नॉर्मली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बढ़ रही होती है। लेकिन एक्सेप्शन है, आइस है, डायमंड है, इनमें मोस्टली आइस में इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इनमें इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाटर को देखो गाइस। वाटर मुझे बताओ आइस की फॉर्म में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये हाइड्रोजन चैप्टर में तुम पढ़ोगे। आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम, हाँ या ना? ठीक है गाइस, आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाओगे, आइस से वाटर में जाओगे, तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज गोइंग टू डिक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम डिक्रीज। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? फैक्ट है भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें बेसिकली ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अदरवाइज इफ यू रिमेंबर इट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इन एग्जाम। तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सबसे पहले। आइस वाटर इक्विलिब्रियम। ये ले लिया हमने, ऐसे मान के चलो ये आइस, ये वाटर। ठीक है बच्चों, और ये कंटेनर में हमने क्लोज कंटेनर में उसे रखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या देखना है बच्चों? वी हैव टू लुक एट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर बच्चों, कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट गाइस। तो बच्चों एक काम करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। लेट अस इंक्रीज द प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये जो वॉल्यूम है इस पे क्या फर्क पड़ेगा गाइस? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो ये वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? नॉर्मली कम होनी चाहिए। गाइस ये जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं, पहले काम करता हूं, मैं ऊपर भी इसे समझाता हूं। जो हमने प्रेशर में और वॉल्यूम में दो पढ़े थे अलग से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, उसको तुम नॉर्मली भी रिलेट कर सकते थे गाइस। कि बाई चांस हमें क्वेश्चन में जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था उस पर आते हैं, मतलब वॉल्यूम को तुम प्रेशर से रिलेट करके तुम प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जो हमने प्रेशर का जो रीजनिंग दी थी उसको यूज किया जा सकता है। एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं नीचे, दैट इज बेटर ढूंढने के बजाय। NH3 गिविंग N2 + 3H2। इसमें तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, सॉरी वॉल्यूम बढ़ा दी। वॉल्यूम बढ़ा दी, इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है गाइस? प्रेशर कम हो गया।
और प्रेशर कम हो गया तो ये प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम बढ़ा दी, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल बढ़ाएगा, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम रियलाइज करोगे वैसे भी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन ही सोचा था। मतलब मैं ये कह रहा हूं रेदर देन लर्निंग टू डिफरेंट थिंग्स यू कैन जस्ट रिलेट टू प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज को यू रिलेटेड टू इफेक्ट ऑन प्रेशर, और उसके हिसाब से क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। जो भी चेंज इन वॉल्यूम है उसको रिलेट करो चेंज इन प्रेशर से, और प्रेशर वाला लॉजिक लगा के यू गेट योर आंसर। इट कैन बी डन एनीवे। अब यहां पे आते हैं, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, हाँ या ना? अब हम कह रहे हैं यार ये कंटेनर की वॉल्यूम कम हो गई तो कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर क्या होने वाला है गाइस? आइस वाटर इक्विलिब्रियम में ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। इसकी वॉल्यूम तुमने इतने के बजाय इतनी कर दी, वो कहेगा यार इस हिसाब से मेरी आइस वाटर का जो मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, हाँ है ना? तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, मैं अपनी वॉल्यूम कम करता हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट इज द लॉजिक वी आर यूजिंग टू गेट अवर आंसर, कि तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, वो कहेगा यार इस हिसाब से मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई, कि मेरी अमाउंट वही रही, मैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूं वो वही कर रहा हूं, कंटेनर की वॉल्यूम कम हो चुकी, लेट मी इंक्रीज माई वॉल्यूम। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो वॉल्यूम की कंटेनर की जो वॉल्यूम कम हुई है इसको हम कह सकते हैं दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब समझ में आया नहीं आया? अगर कंटेनर की वॉल्यूम कम कर रहे हो तो वो कहेगा मैं मिक्सचर की वॉल्यूम कम करूंगा। अब मुझे बताओ, जहां पे आइस वाटर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम, मैंने कहीं रिएक्शन में लिखा नहीं हुआ, आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट थे। अब वॉल्यूम कम करने के चक्कर में ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? मुझे बताओ किसकी वॉल्यूम कम होती है? वाटर की कम होती है ना, हाँ या ना? ये एक्सेप्शन था हमारा। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? नॉर्मली लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है, लेकिन आइस वाटर में यू रियलाइज वाटर की वॉल्यूम इज लेस देन आइस। तो गाइस ये डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर करने के लिए इट विल गो टू वाटर। मतलब जहां पे पहले आइस और वाटर था, अभी हमारे पास पहले क्या था? आइस और वाटर। अब हमारे पास सिर्फ क्या है बच्चों? वाटर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? तो पहली चीज मैं इसके वो बता देता हूं रिजल्ट, कि आइस वाटर इक्विलिब्रियम में जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो, इंक्रीज इन प्रेशर, डू यू रियलाइज आइस वाटर की जगह अब सिर्फ वाटर है तो इट फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस। इज दैट स्टेटमेंट फाइन? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ या ना बच्चों? पहली चीज ये, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू नोट। एक और चीज गाइस, पहले तुम्हारे पास आइस वाटर था, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले आइस और वाटर दोनों था, अब सिर्फ वाटर है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ा? अगर अब 0 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ वाटर है, इसका मतलब है आइस वाटर के लिए तुम्हारा टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे इंस्टेड ऑफ हैविंग आइस एंड वाटर यू हैव ओनली वाटर, दैट मींस यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर टू गेट आइस वाटर इक्विलिब्रियम अगेन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो चुका है? कम हो चुका है, हाँ या ना? जहां पे आइस वाटर था अब वहां पे सिर्फ वाटर है, इसका मतलब है आइस वाटर इक्विलिब्रियम के लिए यू विल हैव टू लोअर द टेम्परेचर, दैट बेसिकली मींस कि तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हैज डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीज इन प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हैज डिक्रीज्ड। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो। यही इफेक्ट अगर हम सल्फर सॉलिड एंड सल्फर लिक्विड की बात कर रहे होते, तो गाइस ये नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड की वॉल्यूम कम है, नॉर्मल। इट इज नॉट लाइक आइस वाटर इक्विलिब्रियम कि वाटर की वॉल्यूम कम है, यहां पे तुम्हारा सल्फर लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड की कम है। तो गाइस अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम, मतलब वो अब अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है।
अपनी वॉल्यूम कम करने के लिए ये सॉलिड की तरफ जाएगा, हाँ या ना? तो डू यू रियलाइज इट विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन बच्चों, हाँ या ना? बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब एक तरीके के तुम्हारा जहां पे सल्फर सॉलिड सल्फर लिक्विड था, अब यहां पे सिर्फ क्या है बच्चों, सल्फर सॉलिड। तो इट विल फेवर व्हाट गाइस, इट विल फेवर योर फ्रीजिंग ऑफ सल्फर, हाँ है ना? प्रेशर इंक्रीज विल फेवर फ्रीजिंग ऑफ सल्फर, हाँ है ना बच्चों? और दूसरा, पहले तुम्हारे पास जहां पे सॉलिड लिक्विड था वहां पे सिर्फ सॉलिड है, मतलब तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा टू अगेन गेट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर क्या हो चुका है, बड़ा है घटा है, बड़ा है, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये हमारा सारा क्या चल रहा था, ये हमारा चल रहा था सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे पे, मतलब ये पूरा दिस होल थिंग वाज अ पार्ट ऑफ दैट, कि उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे थे। वी आर लुकिंग एट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। वेपर प्रेशर याद है बच्चों, जिसको हम एक्वस टेंशन जब रिलेट कर रहे होते तब तुम्हें याद होगा, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। सिंपल है गाइस, हमारे पास होल्ड ऑन, ये है फेयर एनफ, ये है हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर उसी के वेपर्स हैं, ठीक है ना बच्चों? कि तुम्हारा सम अमाउंट ऑफ लिक्विड हैज गॉन इनटू वेपर स्टेट, उसके कुछ वेपर्स प्रेजेंट है, हाँ या ना? मतलब यहां पे तुम्हारे पास क्या है, H2O लिक्विड एंड H2O गैस। अगर हम H2O एज लिक्विड ले रहे हैं तो दिस इज द इक्विलिब्रियम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? और वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड अबाउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर गाइस, हाँ या ना? उसको मैं लिख देता हूं, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors above the solution, above the solution, ठीक है बच्चों? अब गाइस हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बच्चों, ठीक है गाइस? लेट अस हैव अ लुक एट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, यही चीज देखनी है बेसिकली हमें। मुझे बताओ बच्चों, ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है गाइस? बोलो गाइस, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? हाँ, ऑब्वियसली बात है भाई, लिक्विड को गैस में भेजना है, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी। अब इसमें अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी गाइस? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है ना बेटा? अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है गाइस, मोर H2O गैस विल बी फॉर्म। तो वेपर प्रेशर क्या होने वाला है बच्चों, बताओ मुझे, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मोर मॉलिक्यूल्स विल गो इनटू गैसियस स्टेट, वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, हाँ या ना? गुड। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर आ गया। एक और देखते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ
pressure on boiling point. ये हम डिफरेंट वो देख रहे हैं, वेपर प्रेशर और लिक्विड्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गाइस बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, जहां पे इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ है ना, प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट दैट टेम्परेचर, वी कॉल दैट टेम्परेचर योर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ है ना। अब बाई चांस तुम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तुमने, सपोजिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे हम कहते हैं वाटर बॉयल करता है, मतलब उसका प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या है 180 एम, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर 280 एम कर दिया, तो अब तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा, 100 से कम होगा, तुम्हें ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव टू हीट इट टू अ मच हायर टेम्परेचर सो दैट द प्रेशर इंक्रीज एंड बिकम्स इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर गाइस, हाँ या ना, समझ गए। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं अब, बॉइलिंग पॉइंट वो है जब प्रेशर इंटरनल बिकम्स इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। अब अगर तुम प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, हाँ है ना, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सो दैट नाउ दैट इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दैट हायर एक्सटर्नल प्रेशर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, solubility in liquids। solubility in liquids में हम दो देखेंगे, सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करना और गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करना। सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जिसको रिएक्शन की टर्म्स में सोचा जाए तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ए सॉलिड गिविंग ए एक्वस। बच्चों क्लियर है गाइस, क्लियर और नॉट गाइस, ये हमारा रिएक्शन के टर्म्स में हमने लिख दिया। गैस पहली चीज हम इसमें दोनों का इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो पहले आते हैं गाइस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के लिए काम करते हैं, ये देखते हैं ये डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या होगा, इसमें तुम्हें डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही होती है या रिलीज हो रही होती है। सॉलिड्स को जब कर रहे हो तुम्हें याद होगा डिसोल्यूशन में भी कंसीडर लैटिस प्लस हाइड्रेशन, लैटिस तुम्हारा पॉजिटिव होता, हाइड्रेशन तुम्हारा नेगेटिव होता, और लैटिस को हम हाइड्रेशन से ज्यादा मान के चल रहे होते थे, लैटिस को हम हाइड्रेशन से ज्यादा मान के चल रहे होते थे, योर ओवरऑल एनर्जी हैड टू बी सप्लाइड, हाँ है ना। तो हमारा डेल्टा एच सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे बच्चों, पॉजिटिव। You actually have to supply energy in most of the cases to dissolve solid in liquid बच्चों, हाँ है ना, डेल्टा एच सॉल्यूशन वाज पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बोलो गाइस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो तुम्हारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है और डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, हाँ या ना बच्चों, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, हाँ या ना, क्लियर है गाइस। तो अगर तुम सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑब्वियसली बात है मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन दैट लिक्विड गाइस, राइट। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे यार प्रेशर तुम्हारा ना यहां पे आ रहा ना यहां पे आ रहा, मतलब प्रेशर तुम किसकी बात करोगे, आर यू टॉकिंग एक्वस में तुम्हारा प्रेशर का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा ना, एक तरफ सॉलिड एक तरफ एक्वस है, कोई गैस होती देन वी वुड हैव कंसीडर्ड, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसको मैं लिख देता हूं, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of solids in liquids।
नाउ लेट अस गो ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। आते हैं अब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हम कर चुके, लेट अस कंसीडर गैसेस इन लिक्विड्स। गैसेस को डिसॉल्व करना लिक्विड में, गैसेस इन लिक्विड्स। मेरे ख्याल से थ्योरी का ओवरलोड हो चुका है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। हो रहा है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। बच्चों, ए गैस गिविंग ए एक्वस। क्वेश्चन देखोगे यू आर गोइंग टू फील मच बेटर कि हाँ यार क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी थी वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन। ए गैस गिविंग ए एक्वस। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, तुम्हें याद होगा ये, बच्चे फिर हंसने लग जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स की बात करते ही। ये बताओ बच्चों, तुम्हारा गैसेस को जब लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो तुम्हारा हीट रिलीज हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है? इसको मैंने बताया था लैटिस प्लस हाइड्रेशन ही सोच लो, तो लैटिस तो है ही नहीं गैस में, इट इज ओनली हाइड्रेशन, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव एनर्जी इज रिलीज, हीट इज रिलीज व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। हाँ बेटा, हाँ, डेल्टा सॉल्यूशन इज नेगेटिव। तो अब यहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी गाइस? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? तुम्हारा जो डिसॉल्व है वो भी बाहर निकल गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, हाँ या ना? देयर इज अ रीजन कि तुम कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड रखते हो, गर्म करोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी उसकी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है तुम्हारा गैस बाहर निकल जाएगी, जो डिसॉल्व गैस है इवन दैट इज गोइंग टू कम आउट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहां पे प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है गाइस? तो मुझे बताओ, अगर प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी गाइस? प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा दिया हमने, प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ ये प्रेशर कम करना चाहेगा, फॉरवर्ड जाएगा। इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर गाइस। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होती है बच्चों? इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस गाइस, हाँ या ना बच्चों? सॉल्युबिलिटी यहां पे बढ़ जाएगी तुम्हारी, जो कि हम कहते नहीं कि जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक का वो खोलते हो ढक्कन तो तुम्हारा प्रेशर एकदम से कम होता है। इट इज दैट कोल्ड ड्रिंक इज फिल्ड एट हाई प्रेशर, प्रेशर कम हो गया तो वो फिज बाहर आता है। दैट फिज इज बेसिकली योर गैस कमिंग आउट ऑफ दैट लिक्विड। हो गया नहीं हो गया गाइस? यार इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे कर्व है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ये ऐसा कर्व है जो कि तुम 12th में फिर से पढ़ोगे, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, पढ़ अब भी लो, याद होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग दैट कर्व इज गोइंग टू इंक्रीज। गाइस यहां पे हमने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां पे हमने ले लिया एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ऐसे मान के लो टाइम की बात करें, मतलब एज टाइम इंक्रीजेस वी आर ट्राइंग टू लुक एट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनिशियली तो रिएक्टेंट था, मैं मान के रहा हूं रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी, दिस वाज योर रिएक्टेंट बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी। दिस इज हाउ द कर्व गोज। ओके गाइस, ये मैंने एक जर्नल कर्व बना के दिखा दिया तुम्हें। अब गाइस फाइनली जब टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका तो तुम्हारे पास क्या है? प्रोडक्ट। इफ दिस वाज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स then this must be your product, so this must be the energy of products, हाँ है ना? अब इस कर्व में, इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर, ये जो कर्व है इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, हाँ है ना? दिख रहा है हमें, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे बताओ डेल्टा एच रिएक्शन क्या आने वाला है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी या एनर्जी, नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है, इज गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। तो ये जो मैंने कर्व बनाया है ये कौन सी रिएक्शन के लिए बनाया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो उसका कर्व कुछ ऐसा जा रहा होता,
योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स शुड हैव बीन लेस देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर कर्व बनाया दैट इज फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब गाइस रिएक्टेंट एकदम से प्रोडक्ट नहीं बनाया था, पहले उनकी एनर्जी बढ़ती है, यू गेट समथिंग लाइक दिस। ये जो टॉप पे मैंने बना रखा है दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ड्यूड सीरियसली, हाँ तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, ये जो सबसे ऊपर है दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं कि योर रिएक्टेंट हैज रीच द टॉप, टॉप इन द सेंस अब वो प्रोडक्ट साइड पे स्लाइड करके जा सकता है, इट कैन नाउ फॉर्म प्रोडक्ट, नॉट एज रीच दैट मैक्सिमम एनर्जी स्टेट और नाउ इट कैन स्लिप टू द प्रोडक्ट साइड गाइस, प्रोडक्ट बन सकता है अब, ठीक है बच्चों, गुड। और डेल्टा एच रिएक्शन में लिख दूं, डेल्टा एच रिएक्शन क्या था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बच्चों अब आते हैं किस पे, योर इक्विलिब्रियम पे, या इन जनरल वैसे ही सोचा जाए तो रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट, दोनों की बात करते हैं। ये जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, उसे और कितनी एनर्जी दें कि वो प्रोडक्ट बना दे, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी गाइस। रिएक्टेंट है, इट ऑलरेडी हैज सम एनर्जी, व्हाट इज द मोर एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड so that it slips over to the product side, that is known as activation energy। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, ये होगी नहीं होगी, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। सो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ या ना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट। बाई चांस प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट बनाना चाह रहे होते तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती बच्चों, इट वुड हैव बीन दिस गाइस। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना चाह रहे होते, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे होते, दिस वुड हैव बीन द एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों, हाँ या ना। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब this is the energy that products have to be given so that they slip over to the reactant side, हाँ या ना। कम करना है बढ़ाना है, ठंडा करना है, ओके बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी बोली, बताओ गाइस कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड so that the reactant slips over to the product side। और backward reaction के लिए activation energy क्या है, the energy that products have to be supplied so that they slip over to the reactant side बच्चों, हाँ पढ़ेंगे, क्यों नहीं समझ में आया क्या बेटा, एनर्जी वाला पार्ट, the energy that they have to be supplied, that has to be supplied, वो वाला पार्ट क्या एनर्जी, मतलब ये कर्व में एनर्जी कैसे दिख रही है बड़े, ये हमने एनर्जी वर्सेस टाइम का हमने कहा, दैट इज इजी गाइस, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब डेल्टा एच रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बच्चों। आई मीन कम ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड, दिस वाज योर डेल्टा एच, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, दिस वैल्यू इज योर डेल्टा एच, हाँ या ना, ये तुम्हारा डेल्टा एच है, उसको तुम और नेगेटिव आएगा तुम इसको दिस माइनस दिस कर सकते हो, फिर से बताता हूं दिस माइनस दिस कर सकते हो, या फिर तुम इसे दिस माइनस दिस भी कर सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में भी यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला गाइस, हाँ या ना बच्चों, ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस, बताओ मुझे, क्लियर हो गई ये चीज, गुड। वी आर डन विद दिस पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब एक टॉपिक और करते हैं क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस हैं हमारी शीट में, तो दो उनको भी कर लेंगे साथ में। दिस पार्ट इज डन बेसिकली, हाँ बेटा, डेल्टा एच, बेटा देखो हम डेल्टा एच में करते थे ना एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वही हम कर रहे हैं। ये हमारी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी है, ये रिएक्टेंट की है।
जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही तो वैल्यू आएगी, एंड दैट इज योर डेल्टा एच रिएक्शन। नेगेटिव आनी चाहिए, वो आ भी रही है। और इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में भी कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फिर से यही वैल्यू आएगी विद अ करेक्ट साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सारा हो गया, इसी में जान निकल गई होगी मेरे ख्याल से। अब आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी कितनों को याद है गाइस? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था बच्चों। गुड, ठीक है। इनके बीच में हमें मतलब एक से हमें दूसरा निकालना पड़ रहा होता है इन क्वेश्चंस में। गाइस एक चीज बताओ मुझे, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? ये हमने पढ़ा है स्टोइचियोमेट्री में, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों के मोल्स दे रखे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो गाइस मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैन बी रिटन एज टोटल मास बाय टोटल मोल्स। ये हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? और नहीं पढ़ा है तो बता दो, या बच्चों को याद ही नहीं है ये भी बता दो। दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, बेटर फील आएगी। हमें हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, दे आर गिवन टू अस इन द मोलर रेशियो 4:1। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर? टोटल मास इज गोइंग टू बी 4 into 2 प्लस 31 into 32 by 5। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? टोटल मास बाय टोटल मोल्स, ये टोटल मास निकाल लिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, बाय टोटल मोल्स। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा होता तो एक बार डिवाइड बाय 2 और कर दिया होता। हाँ या ना बच्चों? अब गाइस हमें रिएक्शन दे रखी है, वी आर गिवन अ रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। हमें अब गाइस ये रिएक्शन हुई, पूरी एंड तक नहीं गई ये रिएक्शन, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम बीच में एस्टेब्लिश हो गया। इनिशियली मान के चलो 1 मोल दे, T = 0 पे, T टाइम पे मतलब इंफिनिटी टाइम पे, लेटर से इक्विलिब्रियम टाइम पे ये बना 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? अब गाइस यहाँ पे तुम एक चीज और समझ गए होगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, बिफोर आई गो टू द लोअर एक्सप्रेशन। ऊपर वाले में तुम एक चीज समझ गए होगे, मोलर रेशो दे रखी थी, एक्चुअल मोल्स नहीं दे रखे थे। आइडिया बीइंग कि यहाँ पे यू कैन अज्यूम द इनिशियल मोल एज 1, क्योंकि रेशो बनने वाली है। ऊपर जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिनोमिनेटर में मोल्स टोटल ले रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर मोलर रेशो। भी चल जाएगी, यू अंडरस्टैंड गाइस? मतलब तुम इनिशियल मोल्स को 1 मान के फॉर्मूले में डालोगे तब भी तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। यू डोंट नेसेसरीली नीड ए मोल्स और ए माइनस ए अल्फा करो, A alpha and A alpha करो, that is not required. You can assume the initial moles as 1. That is what I am trying to tell you over here, guys. ये हमारा है। अब what is the molecular mass of mixture बच्चों बताओ मुझे? molecular mass of mixture क्या होगा? It can be written as molecular mass of mixture, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा से, तो मैं उसका फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं। It can be written as total mass by total moles। अब टोटल मास में तुम ये लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ PCl5, अल्फा इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ PCl3, अल्फा इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ Cl2। ये लिख सकते हैं। हम कहेंगे बहुत घिनौना तरीका है, और तुम रियलाइज करोगे उसमें अल्फा कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि हमें पता है यार मास तो कांस्टेंट रहता है, मतलब रिएक्शन में मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड, मोल चेंज हो जाते हैं बट मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो भी मास आएगा इन तीनों का सम, इट इज गोइंग टू बी सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5। हमने 1 मोल PCl5 से स्टार्ट किया था, जो मास PCl5 के 1 मोल का है वही इन तीनों का कंबाइंड होगा एट इक्विलिब्रियम। मतलब जो मास इनिशियली था वही मास तो इक्विलिब्रियम पे होगा, मास तो थोड़ी ना चेंज हो गया। और इनिशियली वी हैड 1 मोल ऑफ PCl5,
तो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर को दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करने के बजाय वी कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज मोलिकुलर मास ऑफ PCl5। हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस। डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम निकाल लेते ना। व्हाट आर द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम? दे आर गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा विच इज 1 प्लस अल्फा। बच्चों ये फॉर्मूला था जो कि इंपॉर्टेंट था, एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू दिस फॉर्मूला गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में तुम्हें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर नहीं देंगे, वो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर देंगे, और वेपर डेंसिटी इंटू ट्वाइस करके मॉलिक्यूलर मास निकालोगे मिक्सचर का, और उसके बाद तुम सीधा क्या निकालोगे बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर है गाइस? तुम्हें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर पता चल गया वेपर डेंसिटी से, ये हमें पता है, विल डायरेक्टली फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन विच इज अल्फा इंटू 100 बच्चों। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही दे रहा हूं मैं तुम्हें। हमें फाइंड अल्फा फॉर N2O4 giving 2NO2 if vapor density of gas mixture is given to us. क्या करोगे बच्चों बताओ मुझे? हम कहेंगे भाई वेपर डेंसिटी दे रखा है गैस मिक्सचर का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर निकाल सकते हैं। मान के चलो इनिशियल मोल्स 1 थे, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा बना। जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर आया, या एक काम करते हैं वेपर डेंसिटी के टर्म्स में ही करते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर? इट इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2 बाद में कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज टोटल मास विच इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 बाय टोटल मोल विच इज 1 प्लस अल्फा। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है, बाय 2 इज गोइंग टू गिव यू द वेपर डेंसिटी। हमें वेपर डेंसिटी दे रखी थी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 हम ऑब्वियसली पता लगा सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 निकालना मुश्किल थोड़ी ना है, हमें हर एक का इंडिविजुअल मास पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। वी कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा का। कई बार इसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं डिग्री और सॉरी डिफ्यूजन में, जो हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मिक्सचर दे देंगे बच्चों। विल बी गिवन क्वेश्चन में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस मिक्सचर, मतलब यहां पे जो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं एज P/√m कर रहे होते नहीं कर रहे होते बच्चों? यहां भी जो हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे होंगे दैट विल बी ऑफ द गैसियस मिक्सचर गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे वो क्या कहेंगे क्वेश्चन में, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका अल्फा दे रखा है उन्होंने, N2O4 गिविंग 2NO2 दे रखा है, उसका अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है। अब वो कहेंगे अगर हमने से हाइड्रोजन को x टाइम लग रहा है उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को बाहर निकलने में, तो इस गैसियस मिक्सचर कि इतनी वॉल्यूम को निकलने में कितना टाइम लगेगा? अंडरस्टैंड करो गाइस, ये क्वेश्चन क्या बन गया? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसियस मिक्सचर m बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्रेशर मान के चलो दोनों का सेम है, तो इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैसियस मिक्सचर। अल्फा हमें दे रखा है, विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर एंड विल फाइंड आउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। एक काम करूं, वैल्यू डाल के दूं क्या? ओके हमें दे रखा है अल्फा इज गिवन टू अस एज 0.4। क्वेश्चन में वैल्यूज दे रहा हूं, अल्फा इज गिवन टू अस एज 0.4, N2O4 वाज द गैसियस मिक्सचर, हमें N2O4 गिविंग 2NO2, तो हमें पता है N2O4 एंड NO2 आर द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अल्फा 0.4 दे रखा है, हमें कह रखा है फॉर V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एस्केप करने के लिए टाइम लगा 100 सेकेंड्स, तो V वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर को बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा? दिस इज द टाइम दैट हैज बीन आस्क्ड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें पता है
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी 2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैसियस मिक्सचर। हाँ है ना, वो निकालना है। वो हमें निकालना पड़ेगा। ये होता है P बाय रूट एम है। P मैंने उड़ा दिया है यहाँ पे, मैं मान के चल रहा हूं प्रेशर दोनों केसेस में सेम था। और रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम एफ्यूज बाय टाइम टेकन। यहाँ पे वॉल्यूम एफ्यूज दोनों की सेम है। दिस इज द टाइम टेकन फॉर M मिक्सचर बेसिकली के लिए। दिस इज वॉल्यूम टेकन, वॉल्यूम एफ्यूज बाय टाइम टेकन फॉर हाइड्रोजन विच इज गिवन टू अस एज 100। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर, हाँ बेटा ओके होल्ड ऑन जस्ट अ सेक, अभी इधर ध्यान दो फिर बढ़ाता हूं मैं। NO4, NO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा गाइस? 28 + 64 92। 1 + अल्फा, अल्फा हमें 0.4 दे रखा है। ये जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है ये आ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। इसको हम यहां पे डाल देंगे, ठीक है ना बच्चों? ये आ गया 92 बाय 1.4। तो हम क्या कहेंगे गाइस? ये हमें पता चल गया इस रेट, दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी गैसियस मिक्सचर टू हाइड्रोजन। दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसियस मिक्सचर टू हाइड्रोजन। इट इज वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर एफ्यूज बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एफ्यूज बाय टाइम टेकन। T ऑफ M हमें निकालना है, टाइम टेकन फॉर द गैसियस मिक्सचर टू एफ्यूज। उसकी V वॉल्यूम एफ्यूज होने में कितना टाइम लगा? निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा गाइस अब एक्सप्रेशन? हाँ या ना बच्चों? तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी T फॉर द मिक्सचर बाय 100 is going to be M by, निकालोगे गाइस? आई थिंक नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। यू गॉट अ रफ आइडिया कि तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि अब अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये वैसे रेयर है, जो ऊपर वाला था सिंपल क्वेश्चन ये फिर भी आ जाते हैं, नीचे वाला जो है वो रेयर है। नोट इट डाउन। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया नहीं आया गाइस? हेलो बच्चों, वो बच्चे बताए नहीं वो क्या कर रहे हैं। आयुष बेटा समझ में आया? हाय रे शिष्या बेटा, यस सर आ गया सर, बाहर डिस्टरबेंस है इसलिए नहीं बोल पा रही। ओके हाँ बढ़ाते हैं गाइस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ओपन द शीट गाइस, शीट 1 खोल लो। ओपन द फर्स्ट शीट। और कोई बच्चा है जिसने क्वेश्चन मार्क डाउन करे हुए हैं कि कौन से छोड़ दिए थे? क्यों नहीं किए थे बाय द वे? वेरी नाइस, कोई बात नहीं। ओके होल्ड ऑन गाइस,